मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दिए। जिन्होंने नहीं सुने हैं वो मेरे वीडियोस में जाके देख लेंगे, मैं डाल दूंगा। अब हम ट्रांसलेशन से एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो यूनिट 4 रीडिंग सी, दैट इज एंड्योरेंस स्क्रिप्ट, एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लाइंस। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस कहानी में हो क्या रहा है, देखिए इसकी सेटिंग चेक कीजिए। सीटेड इन आवर ड्राइंग रूम, मतलब बताया जा रहा है, लेखिका जो है वो बता रही है अपने पिताजी के बारे में। पहले शुरुआत में कहानी के कि मेरे पिताजी कहाँ बैठते, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम किसे कहते हैं? चित्रकारी। ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं बेटा, इसीलिए पूछा मैंने। ड्राइंग रूम, चित्रकारी नहीं, बैठक ड्राइंग रूम बोलते हैं। देखिए हमारे घर में कितने प्रकार के रूम होते हैं। किचन होता है, बेडरूम होता है, हॉल होता है, वैसे ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे हम बैठक करते हैं, जहाँ पे आके वहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई इस प्रकार का कार्य हम करते हैं। ड्राइंग रूम का मतलब चित्रकारी भर नहीं है। ड्राइंग रूम का मतलब जिस कमरे में हम बैठते हैं, बैठक कमरा। तो अपने बैठक के कमरे में बैठ के वो क्या किया करते थे, देखिए डैडी क्वाइटली रोट इनटू द नाइट। वो अपने लेखन का कार्य पता नहीं किस वक्त किया करते थे, रात के समय, रात में। सर हेलो सर। जी यहाँ पर इंटू क्यों लगा है नाइट के पहले? रात के शब्द जब लिखते थे तो रात बोलते ना, पूरी काली अंधेरी रात में मैं घुसता चला जा रहा हूँ। अब रात के अंदर आप प्रवेश कर रहे हो ना, रोट इनटू द नाइट। आप जैसे जैसे लिखते जा रहे हो रात आगे बढ़ते जा रही है। एक रनिंग प्रोसेस हो रहा है ना बेटा, एक मूवमेंट हो रही है ना रात की। देखिए किसके लिए लगाया है इनटू का इस्तेमाल, किसके लिए किया है? लिखने और रात के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रात में आप लिखते लिखते रात की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। एक स्थायी प्रोसेस नहीं है। रात केवल एक समय नहीं, एक थोड़े देर का समय नहीं है। रात के अंदर आप लिखते जा रहे हो और रात आगे बढ़ती जा रही है। आप रात के अंदर बढ़ते जा रहे हो। इसीलिए इंटू मतलब आप जैसे जैसे मतलब ये बहुत अच्छा तुम्हारा सवाल भी है, मेरे को बताने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। इंटू क्वाइटली रोट इनटू द नाइट, मतलब जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो लिखना भी चलता ही रहता। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है। रात में लिखा मतलब 5-10 मिनट लिखे और छोड़ दिए। अगर राइट इन नाइट हो जाता मतलब आप थोड़ी देर के लिए लिखे और बंद कर दिए। राइट रोट इनटू द नाइट, इनटू शब्द ही तुमको बता दिया कि वो रात को देर रात तक लिखने का कार्य करते थे। ये इनटू शब्द ही बताता है कि थोड़ी देर नहीं लिखते थे, बहुत देर तक लिखते थे। The green ink from fountain pen turning thoughts into words in his beautiful writing। क्या बताने का प्रयास कर रही है कि अब इससे आप ये समझ जाइए कि वो हमेशा हरे पेन का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। इस लाइन से आपको समझ में आ गया कि उसके पिताजी जो थे, लेखिका के जो पिताजी थे, वह लिखने के लिए किस कलर के पेन का इस्तेमाल करते थे? ग्रीन, मतलब ग्रीन इंक। पेन का कलर ग्रीन नहीं, उसके इंक का कलर ग्रीन होता था। फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करते थे। फाउंटेन पेन मतलब अब तुम लोग फाउंटेन पेन इस्तेमाल नहीं करते हो। फाउंटेन पेन मतलब इंक वाला। हाँ, उसको फाउंटेन पेन बोलते हैं। अब तो तुम लोग सब डॉट पेन इस्तेमाल करते हो। जो पेन इस्तेमाल करते हो उसे डॉट पेन कहा जाता है, ठीक है ना। अब पहले लोग फाउंटेन पेन मतलब इंक पेन बोलते थे जिसको हम। तो वह लिखने के लिए ग्रीन इंक का इस्तेमाल करते थे और उसी पेन के माध्यम से वह अपने विचारों को, टर्निंग थॉट्स, यहाँ पे टर्निंग क्या है? टर्निंग क्या है बताइए आप मेरे को। वर्ब है, नाउन है, क्या है? जेरेंड है, वर्ब है। जेरेंड है सर।
ठीक है, तो जेरेंड को आप दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो, नाउन के हिसाब से प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हो, एडजेक्टिव के प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टर्निंग क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। टर्निंग इज अ एडजेक्टिव। टर्निंग थॉट्स, विचार को परिवर्तित करना, परिवर्तित कर रहा है मतलब वो परिवर्तन जो है वह उसकी विशेषता बन जा रही है, ठीक है ना। टर्निंग इज अ एडजेक्टिव हियर। टर्निंग थॉट्स, अपने विचारों को किसमें बदल रहे हैं? इनटू वर्ड्स, शब्दों में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब जो वो सोच रहे हैं उसको लिख रहे हैं, मतलब अपने विचारों को वो शब्दों में परिवर्तित कर रहे हैं। इन हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अपने सुंदर से हस्तलेखन के द्वारा। हैंड राइटिंग मतलब उसको हिंदी, देखो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर चीज हिंदी में बदलने की जरूरत नहीं है। हैंड राइटिंग का मतलब आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर। वैसे जानते हैं सर। उसको हिंदी में बोलने की जरूरत क्या है? उसको हिंदी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप हर चीज को, जैसे इसीलिए आप परेशान हुए ड्राइंग रूम, क्योंकि आपको आदत है हर शब्द को हिंदी में बदलने की, इसीलिए आपको ड्राइंग रूम मतलब चित्रकारी वाला कमरा लगा। नहीं, आपको हर नाउन को हैंडराइटिंग क्या है, नाउन है कि वर्ब है, ये बताओ। नाउन है सर। वेरी गुड, हैंडराइटिंग इज अ नाउन। तो नाउन को आपको हिंदी में बदलने की आवश्यकता होती ही नहीं है। आप हिंदी में बदलने का प्रयास करोगे तो कंफ्यूज होगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में बात पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो आपको हर चीज को हिंदी में बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। माई मदर एंड लिटिल सिस्टर, माई मदर और लिटिल सिस्टर would be fast asleep in the bedroom, would be fast asleep। यहाँ पे would क्या है? पास्ट ऑफ विल वर्ब है। यस, पास्ट ऑफ हेल्प होगा। पास्ट फॉर्म ऑफ विल है कि पास्ट हैबिट्स है? पास्ट फॉर्म ऑफ विल है सर। पास्ट फॉर्म विल है। अच्छे से विल का वुड हुआ है। यहाँ पे वुड जो है वो पास्ट हैबिट क्या बता रहा है? मेरी माँ और मेरी छोटी बहन रात को जल्दी सो जाया करते, मतलब वो आदत को बता रहा है ना। अब क्या? आपको एक जी और सर, जी क्लियर सर, कर देता हूँ। अभी आपको एक क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि कि सर जब बी लगा है तो वहां पे आपने यूज टू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ, यस सर, ये आएगा, किसी न किसी के दिमाग में ये प्रश्न जरूर आएगा। तो मैं आपको पहले से बता दूं, यही चीज है, वो जो यूज टू और वुड जो आप पढ़े हो ना, जी सर। हाँ वो उस समय के लिए ठीक है, लेकिन हम प्रिफरेबली हम ज्यादातर पे वुड का ही इस्तेमाल करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं आजकल। इसीलिए आपको यूज टू देखने को कम मिलेगा, वुड का आपको प्रयोग ज्यादा मिलेगा पास्ट हैबिट्स के लिए, ठीक है ना। कुछ एक कंडीशंस ऐसे होंगे, जैसा हमने ये जी सर के लिए जब हमारे पास टाइम फ्रेम की स्थिति आ जाएगी तब हम यूज टू के लिए एक बार जा सकते हैं। वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक रहेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि यूज टू से ज्यादा आज हम वुड को प्रिफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आप मत रखिएगा सर कि वहां पे तो हमारे पास नॉन एक्टिव वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, तो हमने वुड का इस्तेमाल क्यों किया? हम करेंगे क्योंकि हम वुड को यूज टू से ज्यादा महत्व देना आप शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। जी सर। तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन क्या करते हो बता रही, को जल्दी सो जाया करते थे जाके। बट आई सेट हडल्ड, क्या बता रही है? आई सेट हडल्ड। हडल्ड मतलब पैर को पैर हाथ पैर बांध के चिरमुटा के हम लोग बैठ जाते हैं ना,
वो कंबल में घुस के केन की जी चेयर सर। में कंबल में हाथ पैर को चिरमुटा के बैठ के कहाँ बैठती थी? अपोजिट अपना अपना स्थिति बता रही है कि मैं अपने पिताजी जब लिखते रहते थे तो उनके सामने, अपोजिट मतलब उनके सामने, ठीक है ना? यहाँ पे अपोजिट मतलब उनके सामने है, एक तरफ पिताजी है और उसके सामने वो जाके बैठ जाया करती थी एंड वॉच्ड, और देखती। समय भी बता दिया उन्होंने, इट वॉज द 1960s, ये 1960 के वक्त का समय है, 1960 का वक्त है। किस सन की बात कर रहे हैं हम? 1960 की। सर 1960। हाँ, सर ये लंबे समय है तो यहाँ पर इन तो लगाना। ना 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 ना, इट वाज द इन, हम वो है नहीं बता रहे। देखो अब बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा। इन का इस्तेमाल तुम जब उस समय में होते तो करते। यस बात समझना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तुम बता रहे हो अरे वह तो 1950 का समय था, तो वो समय 1950 का था, तुम उस समय में नहीं थे। यहाँ पे काव्य जी बता रही है कि 1960 का समय था, 1960s बोल रही है, 1960 नहीं बोल रही। देखो एस लगा है सामने में, जी सर। 1960s मतलब 1960 का दशक था वह। उस सन के बारे में बता रही है, उस सन में अपने आप के बारे में नहीं बता रही है, ठीक है ना? We lived in चेन्नई। अब बता रही है कि हम कहाँ रहते थे? हम चेन्नई में। रहते थे। चेन्नई में। अब अपने घर के बारे में थोड़ा सा उन्होंने आपको विवरण दिया हुआ है। She has explained about his house briefly। उनका घर कैसा है? स्माइलिंग मॉडेस्ट हाउस, बड़ा सुंदर सा मुस्कुराता सा हुआ। विथ व्हाइट वॉश्ड वॉल्स, सारे कमरे, सारे जो दीवारें हैं बहुत अच्छी पुती हुई है। व्हाइट वॉशिंग मतलब पोताई करना, तो दीवालों को अच्छे से पोता गया है। एंड ग्रीन विंडोज, ग्रीन विंडोज हरी हरी मतलब उनकी खिड़कियां है वो हरा है। अ बिग गार्डन, बड़ा सा गार्डन है। अराउंड इट, उसके चारों तरफ मतलब उस घर के चारों तरफ गार्डन है। एंड इनवाइटिंग पोर्च, इनवाइटिंग पोर्च, इनवाइटिंग यहाँ पे, यहाँ इनवाइटिंग क्या है? इनवाइटिंग क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है? नाउन है। इनवाइटिंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन है सर। एडजेक्टिव है। इनवाइटिंग पोर्च, पोर्च की खासियत बता रहे हैं ना वो। पोर्च मतलब समझते हो ना? घर के सामने में जो गाड़ी वगैरह खड़ा करते हैं, छज्जा निकाल के हम लोग खड़ा कर रहे हैं, आप बंगला वगैरह में देखे होगे ना, पोर्च बोलते हैं। और उस पोर्च की खासियत बता रहे हैं कि वो इनवाइटिंग है। ऐसा पोर्च है जो ऐसा लगता है कि हमें बुला रहा हो। वो पोर्च कैसा लगता है अंदर? जैसे हमें इतना सुंदर है कि हमें वो आकर्षित करता है। तो उस क्या बता रहा है? इनवाइटिंग उस पोर्च की विशेषता बता रहा है। तो इनवाइटिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव नहीं हो गया? एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव की खासियत बता रहा है कि वह पोर्च हमें ऐसा लगता है जाना मानो हमको आमंत्रित कर रहा हो। इनवाइटिंग, आमंत्रित करना। लेकिन यहाँ पे क्या पोर्च आमंत्रित करता है क्या? ऐसी नहीं, इतना सुंदर नहीं। उसकी विशेष। भाई एक चीज बताओ मेरे को, आमंत्रित करना। अब आपको एक मैं घटना बताता हूँ। आप पैदल जा रहे हो, आपको एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा दिखा, तो आपकी इच्छा क्या होगी? वहां जाने का। क्या लेकिन क्या उस बगीचे ने आपको बुलाया? नहीं सर, वो इसकी विशेषता है। इट्स लुक लाइक इनवाइटिंग गार्डन। ऐसा लग रहा है कि वह गार्डन मुझे बुला रहा हो। मतलब इनवाइटिंग हो गया ना गार्डन। उस गार्डन की खासियत हो गई कि वह आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दैट इज द इनवाइटिंग पोर्च। आई बात समझ में? जी सर। टू हेल्प मेक थिंग्स मीट,
had rented half the house. क्या बता रहे हैं? To help made ending ends meet. ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पहले ही लाइन में आपको पूरा नजारा बता दे रहे हैं। ये जो लाइन है, टू हेल्प मेक ends meet, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ends मतलब हमारा एंड क्या होता है, हमारे रोज का एक अंत क्या होता है। यहाँ पे ends meet का मतलब हमारी जरूरत से है। भाई हमारी जरूरतें ही हमारा अंत है। भूख लगा, खाना मिल गया, भूख का अंत हो गया। नींद लगी, सोने मिल गया, नींद का अंत हो गया। लेकिन जब मिलेगा तब तो उसका अंत होगा ना। भूख लगे, खाना ना मिले, तो यही हमारे एंड्स है। एंड्स मतलब हमारी जरूरतें हैं यहाँ पे। टू हेल्प मेक एंड्स मीट, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया था? अपने आधे घर को किराए में दे दिया था। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। इस लाइन से समझ में आ रहा है ना भाई, अगर अच्छा होता तो अपना घर कौन किराए में देता है? जी सर। इतना सुंदर वो घर बना लिया, हमारा घर इतना सुंदर है, लेकिन उसको आधा किराए में दे के रखे हैं। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। Daddy was a freelance writer contributing short stories to Tamil magazines and script for. अब अपने पिताजी के बारे में बता रही है कि उनके पिताजी क्या है? फ्रीलांस राइटर। फ्रीलांस का मतलब यहाँ पर होता है जिन लोग स्वयंभू होते हैं, वह किसी के अधीन नहीं होते, स्वतंत्र रूप से स्वयंभू, अपने आप, मतलब वो खुद अपना काम करते हैं, अपने कामों को बताते हैं। किसी को पसंद आता है वो ले लेता है, जिसको पसंद नहीं आता वो नहीं करता है। आजकल जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर अगर किसी अस्पताल में काम कर रहा है तो वो वहां का कर्मचारी हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अगर अपने घर में है और आप उसको बुला रहे हो तो वो फ्रीलांस हो जाएगा। मतलब वो अपने, उसका मन पड़ेगा जाएगा, मन पड़ेगा नहीं जाएगा। जी सर, ठीक है ना। और वो क्या करते थे? तमिल मैगजीन्स के लिए छोटी मोटी कहानियां लिखा करते थे और कुछ फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट। अच्छा, पूरी कहानी का सार आपसे पूछना ही भूल गया, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? उसका स्वरूप छोटा लिपि है क्या सर? पता है, कई बार सुने फिल्म का स्क्रिप्ट लिख ऐसे। फिल्म का स्क्रिप्ट, पिताजी का स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कहानी का नाम ही स्क्रिप्ट है। और हमने चर्चा ही नहीं की स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट क्या है? बताओ बताओ, बड़ा मजेदार चीज है। सर हेडिंग है, स्क्रिप्ट है। अरे वो तो ठीक है, हेडिंग है, वो तो मेरे को भी दिख रहा है। वही तो बात है ना, स्क्रिप्ट तो हेडिंग है, लेकिन उस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? लिपि, हाथ से लिखी गई कहानी। लिपि। सर स्क्रिप्ट का मतलब लिपि। वो तो ठीक है बेटा, लिपि, लिखावट। लिखावट। डैडी इज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। अब वो बोल रहे हैं स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। फिल्म के लिए स्क्रिप्ट। सर इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है? चीज स्थायी, एकदम स्थायी, स्थायी। स्क्रिप्ट का मतलब होता है, पहले ही बता दिया ना, विचारों को जब आप शब्दों में बदल देते हैं तो वह स्क्रिप्ट बन जाती है। ठीक है। और स्क्रिप्ट के बहुत से प्रयोग हैं, हम आपको आगे और इसके प्रयोग बताएंगे। अभी तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप कहानियों को
शब्दों का रूप दे दें। एक लिखित रूप जब आप दे देते हैं तो वह स्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है ना? यस सर। स्क्रिप्ट मतलब जब आप अपने विचारों को शब्दों का रूप दे देते हैं लिखित रूप में, तो वह स्क्रिप्ट कहलाती है। अब आप जानिए, अब स्क्रिप्ट बोलने से भी काम चल जाएगा। स्क्रिप्ट को पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। एक दिमाग में विचार साफ होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो क्या बता रही है कि मेरे पिताजी क्या करते थे, तमिल मैगजीन्स के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखते थे और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। लेकिन क्या बोल रही है, लेकिन जो फिल्मों के जो ऑफर्स थे वो फार एंड फ्यू, मतलब थोड़े बहुत ही थे। फार एंड फ्यू के बीच बीच में थे, बहुत ज्यादा भी नहीं थे और बहुत कम भी नहीं थे, दोनों के बीच में थे। अब अपने पिताजी के बारे में एक घटना और बताती है लेखिका। उनके जन्म के पहले he had once held a steady, well-paying job in Trivandrum. उनके पास त्रिवेंद्रम में एज अ मलयालम न्यूज रीडर, वह त्रिवेंद्रम में मलयालम न्यूज रीडर के नाम के तौर पर काम किया करते थे और उनको एक अच्छी तनख्वाह भी वहां पे मिलती थी। जब उस लेखिका का जन्म हुआ उससे पहले उसके पिताजी मलयालम जो न्यूज एजेंसी क्या बोलते हैं, न्यूज में मलयालम न्यूज कंपनी में न्यूज रीडर के रूप में न्यूज काम करते थे, जो कि त्रिवेंद्रम में था और उनको एक अच्छी तनख्वाह भी वहां पे मिलती थी। और वहां पे उनका नाम क्या था? अब यहाँ पे आके वो अपने पिताजी का नाम बताते। उनके पिताजी का नाम क्या था? नागरकोइल। हाँ, पढ़ो पढ़ो। नागरकोइल। पद्मनाभन। नागरकोइल के पद्मनाभन। नागरकोइल के पद्मनाभन। नागरकोइल के पद्मनाभन। साउथ इंडियन नाम है, नागरकोइल के पद्मनाभन। और क्या बता रही, केरला में सारे ऑल इंडिया रेडियो के जो लिसनर्स थे, जितने लोग रेडियो सुनने के शौकीन थे, उनमें यह नाम बड़ा ही प्रसिद्ध था। नोन मतलब सभी जानते थे उनके नाम। जैसे आज के तारीख में आप लोग अगर एफएम सुनते होगे 94.5, मैं राज डीजे आरजे रेडियो जॉकी बोलते हैं ना, वो न्यूज रीडर थे, वो न्यूज पढ़ा करते थे। लेकिन उन्होंने अचानक क्या किया, उन्होंने अचानक AIR, यहाँ पे AIR क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। क्यों रिजाइन दिया? टू परस्यू, आगे बढ़ाने के लिए। किसे? विद रिलेंटलेस पैशन हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग राइटर, क्योंकि वह एक राइटर बनना चाहते थे और उसको बनने की उनके अंदर क्या थी? रिलेंटलेस पैशन। उनके में बहुत जुनून था, उनके अंदर पैशन मतलब जुनून। और कैसा जुनून था? रिलेंटलेस, कभी ना थके। रिलेंटलेस, जो कभी ना थके, ऐसा जुनून उनके अंदर था लेखक बनने का, जिसे आगे बढ़ाने के लिए परस्यू करना मतलब आगे बढ़ाना। उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने AIR से क्या कर दिया? अचानक ही इस्तीफा दे दिया। रिलेंटलेस पैशन, इन दोनों वर्ड्स के बारे में मेरे कुछ बताओ आप। रिलेंटलेस और पैशन कौन कौन क्या क्या है? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? एडजेक्टिव सर, रिलेंटलेस। एडजेक्टिव, यस सर। कौन एडजेक्टिव है? रिलेंटलेस एडजेक्टिव है। और पैशन
वो वर्ब है सर। कहते हैं वर्ब एडजेक्टिव है सर, जुनून जुनून उसके बारे में तो बता रहे हैं। पैशन क्या है? एडजेक्टिव है सर, पैशन एडजेक्टिव है। यस सर, एडजेक्टिव। अच्छा, दोनों एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव एक साथ? नो नहीं सर, सर, ये पैशन परसों लो वर्ब है ना सर। पैशन वर्ब है? नहीं, हाँ एडजेक्टिव है सर। कैसा बता रहा है? हैं? यस, जुनून उसके विशेष है एडजेक्टिव। पैशन क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। अरे पैशन एक नाउन है बेटा, नाउन। नाउन है। नाउन तुम्हारे काम करने की इच्छा को ही तो तुम लगन कहते हो ना। यस सर। भाव। किसको बोलते हो? किसी काम करने की प्रबल इच्छा को तुम जुनून कहते हो। जी और सर। संज्ञा है, एक नाउन है, वो एक ऐसा नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भाववाचक संज्ञा है भाववाचक। वो। जी सर।